अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। फर्स्ट एफएससी का कोर्स हमने लिया हुआ स्टार्ट और आज जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नेम है वेव्स। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं जो कि बेस्ड थी टॉपिक्स पर, मतलब टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है चैप्टर नंबर 8 की। लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज थी जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने नहीं कवर की, तो आज की जो वीडियो ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। इससे मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहे हैं तो डिफरेंस कर लेते हैं। प्रोग्रेसिव वेव एक साइड पे लिख दिया और दूसरी साइड पर स्टेशनरी वेव्स। देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों में वो किस बेस पे है कि प्रोड्यूस कैसे होती है, दोनों वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब भी मीडियम के बीच में आप बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस आती है। जब भी एक मीडियम है और वो रेस्ट पोजीशन में है और किसी तरीके से आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसके बीच में जब डिस्टर्बेंस होगी तो इसमें पार्टिकल अगले वाले पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे मोशन होगी, इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब भी मीडियम के बीच में डिस्टर्बेंस होती है तो जो वेव प्रोड्यूस होती है उस वेव को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। स्टेशनरी वेव्स को कैसे डिफाइन करेंगे? स्टेशनरी वेव्स आपके पास जब भी दो वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड की आपस में एक दूसरे से टकराती हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, और स्टैंडिंग वेव्स जब आपस में सुपर इम्पोज होती हैं या सुपर पोजिशन करती हैं तो उससे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। एक और डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन स्टेशनरी वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की सलाहियत नहीं रखते। नाउ वी हैव कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, 9-10 में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिफरेंस पूछ रहे हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो सबसे पहला डिफरेंस हम एक्सप्लेन करते हैं, जो डेफिनेशन के बीच में भी आता है, इस वो ये है कि ट्रांसवर्स वेव में जो मोशन ऑफ पार्टिकल और मोशन ऑफ एनर्जी जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपके पास पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलरली एनर्जी मूव कर रही होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में आपके पास पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसी के पैरेलल आपके पास एनर्जी मूव कर रही होती है, या इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड डिफरेंस आप ये बोल सकते हैं कि क्रस्ट के बीच ट्रांसवर्स वेव के बीच में जो वेव के पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं क्रस्ट और ट्रफ। ये आपके पास इन दोनों पर क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर आपके पास ट्रांसवर्स वेव बनती है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके पास कंप्रेशन और रेरफेक्शन मिलकर क्या बनाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव को बनाते हैं। इसी तरीके से एक और डिफरेंस ये है वेवलेंथ की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बोलें तो ट्रांसवर्स वेव में दो कंसेक्यूटिव जो क्रस्ट पॉइंट होते हैं उनके दरमियान के जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। या इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको भी वेवलेंथ बोल सकते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान या दो कंसेक्यूटिव रेरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। यहाँ पर एक और पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव का कि मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला पॉइंट होता है जो सबसे टॉप एम्पलीट्यूड पर है उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्रस्ट और ट्रफ नहीं होती बल्कि आपके पास कंप्रेशन और रेरफेक्शन होता है। दूसरा ये है कि आपके पास इसमें प्रेशर कांस्टेंट, जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव है इसमें प्रेशर हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। उसका रीज़न आप ये ले सकते हैं कि कंप्रेशनल जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसमें जो कंप्रेशनल पॉइंट होता है वहाँ पर टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर पार्टिकल्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और रेयरफेक्शन में आपके पास पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। स्टेटमेंट इसकी ज़रा गौर से देखें, सुने। कहते हैं अ केयरफुल स्टूडेंट सेज डैट ही कैन प्रेडिक्ट द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम दो ही नोज that how far the spring stretch when the mass is hung from it, how he satisfies himself। कहते हैं एक स्टूडेंट है और काफ़ी काबिल स्टूडेंट है और वो एक स्टेटमेंट देता है अपने टीचर को कि वो किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम में आपके पास उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो ये चाहता है कि अगर उस स्प्रिंग के साथ मैं एक मास अटैच कर दूं और उस मास की वजह से जो स्ट्रेचनेस उस स्प्रिंग में आ रही है, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो रहा है, वो स्प्रिंग एलोंगेशन जो बीच में आ रही है, अगर वो वैल्यू उसको पता चल जाए तो वो फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकता है।
तो क्या ये फाइंड कर सकता है, ये अपने आप को कैसे डिफाइन करेगा, इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, एक्सटेंशन के लिए आपको पता है कि भाई हुक्स लॉ यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि स्प्रिंग है, मास स्प्रिंग है। तो हम यहाँ पर बोल लेते हैं F इज़ इक्वल टू के एक्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है F इज़ इक्वल टू 1/t, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। तो टी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू भी आपको पता है, T इज़ इक्वल टू 2π/m/k। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा F इज़ इक्वल टू 1/2π, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा √k/m। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ पर जो वैल्यू है वो है k। अब k की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने के लिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है F इज इक्वल टू के एक्स, तो के एक्स यहाँ पर लिखा है, इसको मैं कंपेयर कर लूँगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू एम ए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एम जी इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से मैंने जो वैल्यू निकालनी है वो के की निकालनी है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स कर देंगे, जिससे आ जाएगा के इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई एक्स। यही वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में के की जगह, जिससे आपके पास आता है F इज इक्वल टू 1/2π√mg डिवाइड बाई एम एक्स। एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिससे आ जाता है F इज इक्वल टू 1/2π√g/x। अब यहाँ पर देखें, पाई की वैल्यू भी आपको पता है और जी की वैल्यू भी आपको पता है। सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो हम आसानी से क्या फाइंड कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो स्टूडेंट इतना बड़ा क्लेम कर रहा है वो वैसे ही नहीं कर रहा, बल्कि उसने प्रॉपर कैलकुलेशन की हुई है और वो फिजिक्स के रूल को अप्लाई करके ये बात कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि वो अगर उसको एलोंगेशन पता चल जाए तो वो फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकता है। स्टार्ट कर लेते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट इसकी ऐसी है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस इन इट, एक्सप्लेन। तो इस चीज़ का हमने पहले ही आंसर दे दिया। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करती हैं या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती। तो सिंपली आप ये देते हैं इसका आंसर, बाकी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी है, आप यहाँ से भी देख लें, क्योंकि ये चीज़ हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। देखिए, स्टेशनरी वेव्स की बात हो रही है, तो स्टेशनरी वेव्स कंसिस्ट होती हैं नोड्स पर और एंटी नोड्स पर कंसिस्ट होती हैं। और जो नोड पॉइंट होता है वहाँ पर एम्पलीट्यूड हो जाता है ज़ीरो, और जब एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो रेस्ट में हो जाती है। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। और जब मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इन पॉइंट्स पर जो नोड पॉइंट है यहाँ पर एनर्जी नहीं जाती, एनर्जी वहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। और जब ये जो पॉइंट जहाँ पर एनर्जी ज़ीरो हो रही है तो इसी की वजह से आगे ब्रेक आ जाता है, मतलब ये आगे एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपके पास बिल्कुल ही हम बोल सकते हैं कि ये एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये इसका फाइनली आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट इसकी ऐसी है, कहते हैं two wave pulse traveling in opposite direction completely cancel each other as they pass. What happens to the energy possessed by these waves? मतलब ये क्वेश्चन आप ऐसा समझ लें, जो पीछे मैंने चीज़ आपको एक्सप्लेन की है उसी चीज़ को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल दो वेव्स हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, और ये जो दो वेव्स हैं ये आपस में एक दूसरे को जब कैंसिल करते हैं तो इनकी एनर्जी के साथ क्या होता है, इनके पास कौन सी एनर्जी होती है। तो देखें, हम ये बोलते हैं कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल वेव्स हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो यहाँ पर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। और जब स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है तो लाजिम बात है उसके नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं, और नोड पॉइंट पर आपके पास एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मतलब हम ये तो फाइनली बोल सकते हैं कि आपके पास स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो आपके पास यहाँ पर जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हो रहा है काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी, आप बोल सकते हैं कन्वर्ट हो रही है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऐसे है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले कंडीशंस देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डेफिनेशन ऐसी है इसकी, व्हेन टू वेव्स अराइव एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इन फेज देन दे रिइंफोर्स ईच अदर एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर। मतलब ये हुआ कि जब भी दो वेव्स आपस में मिलती हैं एक ही टाइम पर, उनका फेज डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को जब प्लस करती हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर जो वेव बनती है, जो इंटरफेरेंस होती है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके लिए एक पॉइंट तो ये है कि इन दोनों के जो क्रस्ट होते हैं वो आपस में मिलते हैं और दोनों के ट्रफ एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो उन दोनों का क्रस्ट के साथ मिलना चाहिए और ट्रफ के साथ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगी उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा ये कि पाथ डिफरेंस या
बोल सकते हैं इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इस वेव के होगा। तो मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पर पी डी पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा। एन आपके पास जो है वो नंबर ऑफ वेव है, और इसी तरीके से आपके पास जो लेमडा है वो आपके पास वेव लेंथ है इस वेव की। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसा समझ ले ऑपोजिट है। डेफिनेशन है, इफ़ टू वेव्स अराइव एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट आर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब ये एक दूसरे से ऑपोजिट हो, और ऑपोजिट का मतलब ये है कि 180 डिग्री बना रहे हो, तो यहाँ पर जो वेव बनती है या इंटरफेरेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि फर्स्ट जो वेव है उसका क्रस्ट और जो सेकंड वेव है उसका ट्रफ आपस में प्लस होंगे, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। पार्ट डिफरेंस आपके पास बनता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, इसका बनता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ, आप इस तरह बोल सकते हैं। अच्छा जी, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट इसकी ऐसी है, हाउ माइट वन कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इन द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। कहते हैं कि कोई अगर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है और उसके बीच में कोई शख्स नोड्स पॉइंट को और एंटी नोड्स पॉइंट को लोकेट कर सकता है, उसकी पोजीशन बता सकता है कि कहाँ पर है। बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए नोड पॉइंट की खसूसियत क्या है कि नोड पॉइंट जो होती हैं स्ट्रिंग के बीच में उसके बीच में टेंशन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। नोड पॉइंट पर टेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है। वहाँ पर दो पॉइंट्स आपस में मिल रहे होते हैं तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो होता है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। और जो एंटी नोड पॉइंट होता है वहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा मिनिमम होती है, और वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि अपनी मीन पोजीशन से काफ़ी मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इनका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो इस वजह से हम इन दोनों के डिफरेंस बीच में आसानी से कर सकते हैं और आसानी से इन दोनों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट इसकी ऐसी है, कहते हैं वाई डज अ साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा तेज़ होती है किसकी बनिस्बत? गैस की बनिस्बत। तो ये हमने एक्सप्लेन करना है। देखिए स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला वो है अंडर रूट ई ओवर रो। ई आपके पास है इलास्टिसिटी उस मीडियम की, और रो आपके पास है डेंसिटी उस मीडियम की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है डेंसिटी के बीच में और वेलोसिटी के बीच में। एक और चीज़, अगर एक और तरीके से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ, वो ये कि पार्टिकल्स पर भी डिपेंड करता है। देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हैं, तो जब साउंड प्रोड्यूस होता है सॉलिड में, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जब एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होता है तो उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है और कम टाइम लगता है एनर्जी ट्रांसफ़र करने में। इस वजह से आपके पास सॉलिड में एनर्जी काफ़ी फास्टली मूव करती है। गैस की अगर बात की जाए तो गैस में पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से पहला पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे रहा होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि इस वजह से गैस में एनर्जी जो साउंड है वो काफ़ी स्लो मूव करती है, जबकि सॉलिड में ज़्यादा फास्टली मूव करती है।